हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जैसा कि 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चैनल विजिट करके वहां पर उनको देख सकते हैं। और आज के वीडियो में भी पूरे 38 क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, पूछा गया है ऐसी कौन सी कल्याणकारी योजना है जिसकी उपलब्धियों को गिनीज जो बुक होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रिकॉर्ड बना है वो क्या है, एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते खोलने के लिए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है इस योजना ने। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में 4। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, लगभग 26 से 27% भाग पर। ठीक है, पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब ये जो परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 25% है। ठीक, लगभग 25% जो है वो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पर पर्वत है। अच्छा, अब देखिए ये जो पर्वत है ये दुनिया के 75 देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के 75 कंट्रीज में ठीक है पर्वत पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत दुनिया की 12% आबादी का पालन पोषण होता है। ठीक, पर्वतों के अंतर्गत ही लगभग 12% आबादी को भोजन पानी आदि प्राप्त होता है इनसे। ठीक है, पर्वत जो है वो दुनिया के लाखों लोगों को पानी और खाद्य आपूर्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जोजिला दर्रा का नाम दिया गया, पूछा गया है कि जोजिला दर्रा के द्वारा कौन कौन जगह जुड़ती हैं। ऑप्शन है श्रीनगर और लेह, ठीक है, कलिम्पोंग और लहासा, चंबा और स्पीति, अरुणाचल प्रदेश और लहासा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आपका, श्रीनगर और लेह। ठीक है, देखिए जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ठीक है, पर जो है वो 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर लेह कारगिल इनको जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। अब देखिए राजपूत वंश की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुल से मानी जाती है, अग्निकुंड से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है इससे संबंधित। ऑप्शन है आपके पास में परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चंदेल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, चंदेल राजपूत जो है वो अग्निकुल से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे, अग्निकुल से कुल जो है वो 4 राजपूत वंश है। ठीक, 4 राजपूत वंश हैं। अब ये कौन कौन से हैं, चारों के नाम सुनिएगा। परिहार, ठीक, तो एक होगा परिहार और चौहान। ठीक है, इसके बाद में सोलंकी तथा परमार। परमार, ठीक है, ये 4 जो राजपूत वंश हैं वो अग्निकुल से संबंधित माने जाते हैं। लेकिन जो चंदेल हैं, चंदेल जो है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो चंद्रवंश से संबंधित थे ये लोग। ठीक है, चंदेल जो थे वो चंद्रवंश से संबंधित थे, चंद्रवंश। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंदेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, बंगाल के विख्यात संत, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, शंकराचार्य जी को प्रणेता माना जाता है आंदोलन का। तो यहाँ पर पूछा है कि जो बंगाल के संत थे कौन, चैतन्य महाप्रभु, निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन है अलाउद्दीन हुसैन शाह, आजम शाह, सिकंदर शाह और
मोहम्मद शाह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल में हुसैन शाही राजवंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है, अब देखिए हुसैन शाह जो था वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, हुसैन शाह ने अपने धार्मिक प्रचार में भी श्री चैतन्य महाप्रभु को सुविधाएं प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, म्यांमार, यहाँ पर खाली जगह है, में अवस्थित है। अच्छा, म्यांमार की यहाँ पर पोजीशन पूछी गई है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, म्यांमार जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अच्छा, अब देखिए यह भारत और बांग्लादेश के पश्चिम, थाईलैंड और लाओस के पूर्व में और चीन के उत्तर और पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, ये स्थिति हो गई पूरी म्यांमार की। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है समस्थानिकों में, और यहाँ पर खाली जगह दे दी गई है। ठीक है, समस्थानिकों में। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। पहला क्या है, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। दूसरा है भिन्न भौतिक गुण होते हैं। तीसरा है समान रासायनिक गुण होते हैं। अब थोड़ा सा समस्थानिकों के बारे में पहले जान लेंगे। देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, एक ही तत्व होगा, एक ही तत्व के परमाणु। ठीक, एक ही तत्व के परमाणु हो जिनकी क्या हो, परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक। नाम से भी स्पष्ट है, समस्थानिक, जिनका स्थान एक जैसा हो। ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। अभी देखिए, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिक। अब इनके जो गुण होते हैं, जो रासायनिक गुण है वो तो समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण, ये सही है। यहाँ पर देखिए क्या है, भिन्न भौतिक गुण, भिन्न। अच्छा, ये पहला वाला समान भौतिक गुण लिखा हुआ है ना, तो गलत हो गया। ये समान भौतिक गुण थोड़ी ना होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। इनमें जो होता है रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं भिन्न होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अब पहले ऑप्शन में कह दिया समान भौतिक गुण, तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्या है, भिन्न भौतिक गुण। हाँ, ये वाला सही है। ये देखिए, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, और समान रासायनिक गुण, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन ढूंढेंगे यहाँ पर, केवल 1 तथा 2, ये गलत हो गया। केवल 1 तथा 3, ये भी गलत हो गया। केवल 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और इनके रासायनिक गुण समान होंगे, परंतु भौतिक गुण अलग अलग होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। जब अल्कोहल, अब देखिए अल्कोहल जो है कौन कौन से होते हैं हमारे, ये जिसमें OH समूह लगा रहता है। ठीक है, OH, इनका श्रेणी अनुलग्न जो होता है वो ऑल होता है, ऐसे OL। ठीक है, और इनके नाम क्या होते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये METHANOL, मेथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, ETHANOL, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक, और ब्यूटेनॉल आदि, ये सभी क्या है, अल्कोहल। करें कि इसका जो पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होती है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी वाहनों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अप्सरा, साइरस, ध्रुव और कामिनी। पूछा गया है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा। ठीक है, क्या नाम है उसका? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, अप्सरा। ठीक है, तो अप्सरा कहाँ था, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, के मुंबई परिसर में स्थित अप्सरा जो है वो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को में सम्मानित नहीं, यहाँ पर समाहित होना चाहिए, समाहित करके
संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को किसमें समाहित कर दिया है। ठीक है, कौन से भाग में? ऑप्शन दे रखे हैं भाग 9A, ये वाला सही जवाब है आपका। ठीक है, ये वाला सही जवाब है। देखिए 1992 में ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन, और इसी के अंतर्गत जो है संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 9A कह लें चाहे 9 कह लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? ठीक है, समझ में आई बात? पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं होती है पौधे में। ठीक है, तो ये मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं। ठीक, ऑप्शन दिए गए केवल बाह्य सतह, केवल जड़ें, बाह्य भाग तथा जड़ें दोनों, ना तो बाह्य भाग ना ही जड़ें। तो इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 है, केवल बाह्य सतह। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एपिडर्मिस की प्रमुख भूमिका है वो पौधे के सभी हिस्सों की रक्षा करना होता है। एपिडर्मिस की प्रमुख भूमिका क्या होती है? पौधे के सभी हिस्सों की रक्षा करना। पौधे के बाहरी हिस्सों पर एपिडर्मल कोशिकाएं अक्सर जो है मोम जैसे पदार्थ का एक स्राव करती हैं, जो जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है। अब जो ये परत होती है ये पौधों को पानी की कमी से बचाती है, यांत्रिक क्षति से बचाती है, और जो पैरासाइट्स कवक होते हैं, ठीक, पैरासाइट परजीवी कवकों के आक्रमण से भी पौधों की रक्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? केवल बाह्य सतह पर पाई जाती है एपिडर्मल कोशिकाएं। अगला देखिए, यूनानी विचारक अरस्तु, अरिस्टोटल जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, अरिस्टोटल ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो आप लोगों को पता होगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल बोलते हैं। कहाँ के थे ये? यूनान के दार्शनिक थे। ठीक है, विचारक थे, वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं। अगला देखिए, तो इन्होंने पूछा क्या इसमें? कहा है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अरस्तु ने किस बेसिस पर किया था? ऑप्शन है आवास, आकार, चाल और भोजन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, आवास के आधार पर। ठीक है, जो अरिस्टोटल थे, अरस्तु थे, उन्होंने इतिहास में, ठीक है, सभी मतलब हिस्ट्री में देखा जाकर उठा करके तो सभी जीवों का वर्गीकृत करने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे अरस्तु। ठीक है, उन्होंने निवास के अनुसार ही पशुओं को वर्गीकृत किया था, उनके निवास स्थान या फिर आवास के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है भाई, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उन्होंने दिया है उपयोग करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले पर है। यहाँ पर क्या है देखिए, ये द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को उठाया जाता है, यहाँ पर क्या पूछा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु में संग्रहित ऊर्जा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। ठीक, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा बराबर mg और h। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। अब देखिए यहाँ पर m कितना दिया गया हमारा? 50 किलोग्राम, इंटू g का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू h का मान कितना है? 10 मीटर। गुणा कर लेंगे, 5 लिखेंगे और कितने जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, 5000, 5000 यहाँ पर ये देखिए 5000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा एक तरीके से पूछ दी गई है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, परिभाषा बन गई। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी भी वस्तु के पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, अच्छा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत खालिस्तान के द्वारा हम सम प्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो है बोल्ड, इटैलिक या इनका ऑप्शन कहाँ पे आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आकार प्रकार चौथा, फॉन्ट शैली। ठीक है, फॉन्ट जो होती है अक्षरों को लिखने का तरीका होता है ये FONT फॉन्ट। ठीक है, कैसे बनाना चाहते हैं आप अक्षर, तो फॉन्ट शैली के अंतर्गत हम लोग बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उनको बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 1945 को हुई थी। क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे ना, इसके कारण बहुत ज्यादा जनधन की क्षति हुई थी। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए, इसके लिए संस्था गठित की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से। ठीक है, इसके पहले भी थी राष्ट्र संघ, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में गठित की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। ठीक है, तब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। चलिए, अच्छा देखिए, न्यूयॉर्क के अलावा भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? ये है जेनेवा, वियना और नैरोबी में। जेनेवा, ठीक है, और वियना, वियना या वियना, ठीक, और नैरोबी। ठीक, ये 3 जगह पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जेनेवा, वियना और नैरोबी में भी है। अच्छा, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा, उसमें कौन कौन शामिल है? अरबी है, चीनी है, ठीक है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी और स्पेनिश। ठीक, इतनी भाषाएं जो है वो आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? नेटवर्किंग सिस्टम में, अच्छा नेटवर्किंग जो करते हैं कंप्यूटर वगैरह जोड़ने, तो उस सिस्टम में DHCP का फुल फॉर्म पूछा है, पूरा नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्या लिखा हुआ है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इंग्लिश में है ये, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए, डी से डायनामिक, एच से होस्ट, सी से कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और पी से प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है भाई? लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया कुछ यहाँ पे। नंबर 1 है, पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। सही है। ठीक है, ये तो भाई बात सही लिखी है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए ताशकंद के समझौते पर अयूब खान के साथ में हस्ताक्षर किए थे। हाँ, ये भी बात भाई सही है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच कब लड़ाई हुई थी? 1965 में, और इसमें भारत ने काफी अंदर तक पाकिस्तान में कब्जा भी कर लिया था उसकी जमीन पर, और इसी समझौते के अनुसार ही वो भूमि भारत को वापस लौटानी पड़ी थी। ठीक है, अगला क्या है? उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। ये भी बात सही है। और देखिए, इसी समझौते ताशकंद समझौते के दौरान ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जनरल KM करियप्पा, वाइस एडमिरल RD कटारिया, ठीक है, महाराजा राजेंद्र सिंह जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है जनरल KM करियप्पा। ठीक है, अब देखिए, जो जनरल KM करियप्पा हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिन्हें प्रथम कमांडर इन चीफ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए, करियप्पा जी जो थे वो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉय बुचर के स्थान पर जनरल के रूप में 15 जनवरी, डेट ध्यान रखेंगे, 15 जनवरी, ठीक है, 1949 ईस्वी को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। ठीक है, अब देखिए, ये जो 15 जनवरी को इन्होंने अपना पद लिया था, मतलब पहले प्रथम थल सेनाध्यक्ष बने थे। इसी दिन को क्या मनाते हैं हम लोग? इसी दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है वो सेना दिवस इसी वजह से मनाते हैं। ठीक है, सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अच्छा, जो जनरल करियप्पा थे ये राजपूत रेजिमेंट से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, कोरल रिफ भारत में पाया जाता है कहाँ पर? देखिए, कोरल रिफ, पहले तो कोरल रिफ को जानेंगे। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कोरल रिफ। स्पेलिंग क्या होती है? कोरल रिफ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, प्रवाल भित्ति। अब इन्होंने पूछा है कि भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के तट पर, वाल्टियर, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम। तो सही जवाब क्या है? रामेश्वरम है इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर इसमें ये पहला वाला, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये प्रावधान कहाँ पर? संविधान के अनुच्छेद 164 में। ठीक है, अनुच्छेद 164 में इसका प्रावधान है। ठीक है, और क्या बताया गया उसमें कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए और राज्यपाल की सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रियों की एक परिषद होगी। ये प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 164 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्बिन अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। सही जवाब है वॉलीबॉल। ये सभी कप वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, वॉलीबॉल के विजेता को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वो टमाटर, प्याज, आलू, ठीक, इन फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए, कम ज्यादा ना हो, ठीक है, आपूर्ति को स्थिर करने के लिए और पूरे देश में मूल्य अस्थिरता के बिना, मूल्य अस्थिरता का मतलब क्या है? महंगा होना फिर सस्ता होना, महंगा होना फिर सस्ता होना, ये चीज को दूर रखने के लिए, ठीक है, करें कि उपलब्धता को सुनिश्चित कराने का प्रयत्न करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? देखिए ये है दूसरा, टमाटर, प्याज और आलू। टी से टोमेटो, ओ से ऑनियन, पी से पोटैटो। ठीक है, की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स जो थी वो योजना चलाई गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया है, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? देखिए थोड़ा सा जान लेंगे इनके बारे में। जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है वो देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। पहला किसका है? फिर राष्ट्रपति का है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी देश का, भारत का प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो वो सबसे बड़ा पद हो गया संवैधानिक। और दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पता होगा आपको। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसके अलावा वो किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा जान लेंगे इनके बारे में। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, मतलब चुना जाता है, और यदि वह संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य है तो उसे इस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है, तभी वो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, ओजोन परत रोकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओजोन, ओजोन का फार्मूला क्या आता है? O3। ठीक है, ओजोन परत जो है वो किसको रोकता है? दृश्य प्रकाश को, अवरक्त विकिरण को, एक्सरे एवं गामा रेज को, या फिर पराबैंगनी किरणों को? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अच्छा, आप देखिए ओजोन जो परत है वो पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में, किसमें? समताप मंडल। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, एक आवरण सा है, इसे एक तरीके से पतला सा आवरण सा है, ठीक है, पृथ्वी के समताप मंडल में। अच्छा, अब देखिए जो ओजोन परत सतह की मोटाई जो होती है वो मौसम और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ठीक, हर जगह समान नहीं होती, अलग अलग होती है। अब अगर बात की जाए कि इसकी सबसे ज्यादा सांद्रता कहाँ है, तो वो होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, और 26 से 28 किलोमीटर के बीच में, ठीक, और 12 से 20 किलोमीटर ध्रुवों की तरफ होती है, अगर इसको देखा जाए उसकी सांद्रता की बात की जाए तो। ठीक है, अच्छा, ओजोन जो है वो पर्यावरण की रक्षक भी मानी जाती है और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अब देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट, ULTRA, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये क्या नुकसान करती हैं? देखिए ये जो है मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पूछा गया है, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, सेल के निर्माण का। ठीक है, सेल यहाँ पर फिजिक्स भी हो सकता है और ये वाला सेल भी हो सकता है, कोशिका वाला। ठीक है, अगला क्या है?
जीवों एवं, वैसे यहाँ पर यही होगा सेल, ठीक है, कोशिका। अगला क्या है, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का, ये सब, यही ऑप्शन सही है बिल्कुल। पर्यावरण में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार के जीवों और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनका आवास, ठीक, उनका भोजन, ये सब पूरी श्रृंखलाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, चक्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, किसी चट्टान में नत वलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनफोल्ड, को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो किसकी बात हो रही है, नत वलय डाउनफोल्ड, ये जो पर्वत पहाड़ जो बनते हैं ऐसे वलय, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऊंचाई है और यहाँ पर ये दबे हुए हैं। ठीक, तो पूछा है इसमें जो नत वलय डाउनफोल्ड है उसको क्या कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है, या पश्चनति, या फिर अपनति, या फिर शीर्ष नति। तो इसका सही जवाब क्या है, अपनति। डाउनफोल्ड नीचे की तरफ, अपनति। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, अपनति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 1 है भौतिकी एवं रसायन, दूसरा है मनोविज्ञान एवं मेडिसिन, तीसरा है साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नोबेल पुरस्कार जो है भौतिक रसायन में भी दिया जाता है, मनोविज्ञान मेडिसिन में भी दिया जाता है, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था में भी, के क्षेत्रों में भी दिया जाता है। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो एक वैज्ञानिक थे, पूरा नाम क्या था उनका, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, इन्हीं की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कहाँ के थे, स्वीडन के रहने वाले थे। जो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, इन्हीं की राशि से पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए ये जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। एक समिति जो भौतिक रसायन के क्षेत्र में देती है, दूसरी समिति मनोविज्ञान मेडिसिन के क्षेत्र में, तीसरी साहित्य, शांति, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अलग अलग समितियां जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है क्या नाम, ये पुरस्कार प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, डंपिंग क्या है। ठीक है, डंपिंग ऑप्शन है, सामानों को उसके उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचा जाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर 1 ही पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी डंपिंग क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में माल को कम कीमत या उसके सामान्य उत्पादन लागत के मुकाबले कम कीमत पर निर्यात करने का एक प्रथा है। ठीक है, इससे क्या होता है, आयात करने वाले देश में जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिगड़ जाता है और घरेलू निर्माताओं को नुकसान होता है इससे। ठीक है, तो डंपिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, ओलंपिक एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार पूछा है यहाँ पर। ठीक, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। आप लोग याद रखेंगे, 28 मीटर लंबाई होती है कोर्ट की और 15 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, इस तरीके से बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर बास्केट लगी रहती है। ठीक है, तो अगर चौड़ाई की बात की जाए ये, तो चौड़ाई कितनी होती है 15 मीटर, और लंबाई की बात की जाए तो लंबाई होती है इसकी 28 मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 31 प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक, किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, सीतापुर, पीलीभीत, खीरी और गोरखपुर। अब देखिए थारू जनजाति की बात की जाए अगर, तो उत्तर प्रदेश के ये जो है कई जिलों में पाई जाती है, जिनमें से लखीमपुर खीरी है, गोंडा है, बहराइच है, गोरखपुर है। देखिए खीरी है, गोंडा है, बहराइच है, ठीक है, और गोरखपुर है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में ज्यादातर पाई जाती है ये थारू जनजाति। अच्छा, अगर इनके बहुतायत की बात की जाए, कहाँ पर ये जो है ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो नेपाल। ठीक है, नेपाल में थारू जनजाति बहुत पाई जाती है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है। सीतापुर भी है, पीलीभीत में तो नहीं पाई जाती। ठीक, दोनों तो ये गलत हो गए। अब देखिए यहाँ पर खीरी भी है और गोरखपुर भी है। ठीक है, हमने भी यहाँ पर लिखा हुआ है खीरी और गोरखपुर, तो जो ऑप्शन पहले पड़ जाए उसमें निशान लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खीरी पहले पड़ रहा है तो खीरी लगा दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे जो थारू जनजाति वो उत्तर प्रदेश के खीरी, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33
3। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह। ऑप्शन देखिए इसमें, हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा जी, यही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, 1986 ईस्वी में गंगा नदी के हल्दिया और इलाहाबाद के बीच के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा प्रदान किया गया था कब? 1986 में, 1986 में। ठीक, अब अगर लंबाई की बात की जाए, टोटल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक, 1620 किलोमीटर लंबाई है इस मार्ग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? अब देखिए ये नाम है, ये जो है लखनऊ योजना एक योजना का नाम है। ठीक है, और ये जो है वो ये सड़कों के विकास से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर और शारदा नहर। तो इसमें सही जवाब जो है वो शारदा नहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। और इनकी लंबाई की बात की जाए तो 12,368 किलोमीटर लंबाई है शारदा नहर की। ठीक है, 12,368 किलोमीटर। और जो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है निचली गंगा नहर, ये जो है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पूछा है। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमा विकास करने वाला राज्य है, सही है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, ये भी भाई सही है ना, ये भी सही है जवाब। ठीक, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, ये भी सही है। पिछले, अब यही बचा तो यही वाला हो गया गलत। ठीक, ऑप्शन तो ये वाला सही हो गया मेरा। क्या बताया गया? पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता पूरे प्रदेश देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि नहीं। ठीक, ऐसा नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहलाते हैं? देखिए अभी पीछे थारू पूछा गया था, थारू जो है वो लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में कौन लोग मुख्यतः रहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दे हैं भील, कोल, खरिया और खरवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खरवार रहते हैं। ठीक है, अब देखिए खरवार के अलावा भी बांदा में कौन कौन रहता है? खैरवार, एक तो हो गए खरवार, दूसरे हो गए खैरवार। ठीक है, और कौन है? थारू भी रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, थारू भी है और सहरिया। ठीक, ये जनजातियां मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है खरवार, सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पर भी एक चित्र वाला क्वेश्चन है और ये चित्र बना हुआ है। पूछा गया है भाई उपरोक्त संकेत क्या दर्शाता है? ये देखिए कोला है और क्रॉस का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है? आगे अस्पताल बिल्कुल नहीं, गति सीमा समाप्त ये भी नहीं, वाहन वर्जित नहीं, यहाँ पर ये वाला है वाहन पार्किंग और ठहराना वर्जित है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। चलिए, तो इस तरीके से आज भी हम लोगों ने 38 क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल देखा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देंगे आपको। और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रखिए। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है पुलिस के परीक्षा में, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे ना किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जीके की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, बाकी भी कोशिश करेंगे भी हिंदी वगैरह के क्वेश्चन डालने की। ठीक है, तो बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।